हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम कीर्ति। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन बुक से PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था, सो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। एंड दोज हु विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series because it is very beneficial for all state TGT, PGT and center exams. And now discuss questions. देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। सो आज हम इस सेकंड पार्ट में 54 से डिस्कस करेंगे। हु इज़ द नैरेटर इन मेल विलीज मोबी डिक? मेल विलीज के मोबी डिक का नैरेटर कौन है? कैप्टन आहब, एल्जा, ईसा मेल या फिर गैब्रियल? सो द नैरेटर ऑफ मोबी डिक इज ईसा मेल, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। मोबी डिक है, इसका डायरेक्टर ईसा मेल है, सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एंड RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एडवर्ड थॉमस, WH डेविस एंड जॉन ड्रिंकवाटर वर मेजर राइटर ऑफ द पीरियड। ये किस पीरियड के मुख्य राइटर माने जाते हैं ये लोग? सो जॉर्जियन पीरियड। Edward Thomas, W. Davis and John Drinkwater were major writer of the Georgian period. Okay, next है question number 56. Who of the following authors greatly appreciated French culture and submitted too willingly to the influence of French realism? So Arnold Bennett greatly appreciated for the French culture and submitted too willingly to the influence of French realism of a well-defined current. So the right option will be A. आर्नोल्ड बैनेट। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में ये भी आया है। एंड ठैकरेज वैनिटी फेयर इज, ठैकरे का वैनिटी फेयर क्या है? सो ये एक सोशल सैटायर है। ठैकरे वैनिटी फेयर इज ए सोशल सैटायर। इट्स सब टाइटल ए नोबल विदाउट अ हीरो, और इसका सब टाइटल है ए नोबल विदाउट हीरो। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सोशल सैटायर। एंड नेक्स्ट है question number 58. Mr. Bennet and Mrs. Brown is a satirical essay which is one of the several accounts of Virginia Woolf about the state of. So Mr. Bennet and Mrs. Brown is a satirical essay about contemporary England. So the right option will be A, contemporary England के बारे में है ये, so आपका A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. Flush is an imaginative biography of Elizabeth Barrett Browning Cocker Spaniel written by Virginia Woolf. So आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लश यहाँ पर आ जाएगा। ये एक फ्लश एक बायोग्राफी है, एन इमेजिनेटिव बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स कॉकर स्पेनियल रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. लाइफ ऑफ Charlotte Bronte, one of the best biographies in English, was written by. So, Life of Charlotte Bronte, biography in English written by मिसेस गास्किल। मिसेस गास्किल के द्वारा उनकी बायोग्राफी लिखी गई। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, और ये उनकी कंटेम्प्रेरी नोवेलिस्ट हैं। And next question number 61. The 18th century Gothic novel The Old English Baron was written by. So the Old English Baron was written by Clara Reeve. So the right option will be B, Clara Reeve. The Old English Baron is an early Gothic novel by English author Clara Reeve. Clara Reeve 23 January 1729 December 1807 was an English novelist best known for the Gothic novel The Old English Baron 1777. She also wrote an innovative history of prose fiction, The Progress of Romance 1775. Her first work was a translation of Latin, then an unusual language for a woman to learn. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62. मैच द सोनेट सीक्वेंस विद देयर ऑथर्स। यहाँ पर कुछ सोनेट सीक्वेंस दिए गए हैं, उन्हें उनके ऑथर से मैच करना है। जैसे कि जैसे एडमंड स्पेंसर का सोनेट सीक्वेंस क्या था, सैमुअल डैनियन का क्या था, माइकल ड्राइटन का क्या था, हेनरी कॉन्स्टेबल का क्या था।
सो देखिए, जो एडमंड स्पेंसर हैं इनका सोनेट सीक्वेंस था एमोरटी, और जो सैमुअल डैनियल हैं इनका जो सोनेट सीक्वेंस था वो था डालिया, सोनेट्स टू डालिया। और माइकल ड्राइटन का था आइडिया, आइडिया एंड हेनरी कॉन्स्टेबल का था डायना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, BDAC। ठीक है, आप नीचे यहाँ पढ़ सकते हैं, एमोरेटी इज द सोनेट साइकिल रिटन बाय एडवर्ड स्पेंसर इन द 16th century. The cycle describes his courtship and eventual marriage to Elizabeth Boyle. Amorety was first published in 1595 in London by William Ponsonby. It was printed as a part of a volume entitled Amorety and Epithalamion. Samuel Daniel Sonnet Sequence Dahlia 1591. Michael Drayton's Idea is one of the major Elizabethan sonnet sequence. Reprinted here is in an attractive new edition. Idea is a sonnet cycle of a love poetry and some of the finest verse in the English language. Henry Constable, 1562 October 1613, was an English poet known particularly for Dinah, one of the first English sonnet sequence. Next है question number 63. Which of the following is a features of the Renaissance? इनमें से जो मुख्य फीचर्स कौन सा है रेनेसा का? सो द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 4, यानी इंडिविजुअलिज्म एंड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, एंड फोर्थ है आपका स्पेंजुएचरा। सो आपका जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, पॉलीमिक एस्ट्रोनॉमी इसका मुख्य फीचर नहीं है रेनेसा का। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. Ralph Roister Doister was an early English comedy written by a schoolmaster to be performed by his students, which illustrate the early Renaissance belief in the educational advantage of acting. यानी कि जो रालेफ रॉयस्टर डॉयस्टर है ये इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट कॉमेडी है जो एक स्कूल मास्टर निकोलस ओडेल के द्वारा ये लिखी गई, और उन्होंने ये लिखी थी ये कॉमेडी अपने स्टूडेंट्स से स्कूल में एक्टिंग कराने के लिए उन्होंने लिखी थी, क्योंकि उस समय जो एक्टिंग है उसको एक एजुकेशन का एक अच्छा मेथड माना जाता था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, और ये आई थी 1552 में। और ये भी डेट डिस्प्यूटेड है क्योंकि मतलब इसके बारे में कोई बहुत सारे मतभेद हैं। सो है ना, ये 1552 में आई थी, लिखी गई थी, और ये क्या है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है बाई निकोलस ओडेल। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65. हु ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश सोवरेन वाज डीपली इंटरेस्टेड इन विच क्राफ्ट? निम्न में से कौन से राजा, यानी कौन से राजा जो थे वो विच क्राफ्ट में डीपली इंटरेस्टेड थे? सो जेम्स वन was deeply interested in witchcraft, so the right option will be C, James first. And next question number 66. Which of the following text of the Oxford movement is not correctly matched? यानी कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का कौन सा टेक्स्ट जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो देखिए, जॉन हेनरी न्यूमैन लॉस एंड गेन, ये तो सही है। चार्लोट मैरी यंग सेंस ऑफ क्रिटिक लाइफ, सो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा, क्योंकि चार्लोट मैरी यंग जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है ना। बाकी ये आपके तीनों सही थे यहाँ पर। जॉर्ज मैनली हॉपकिंस द वीक डच गेराल्ड मैनली हॉपकिंस का ये वर्क ये भी सही है। एंड जॉन केबल्स द क्रिश्चियन ईयर ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर था वो बी था, चार्लोट मैरी यंग। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, देखिए ऑक्सफोर्ड, देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 19th सेंचुरी मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक 19th सेंचुरी का मूवमेंट है जो कि सेट है यूनिवर्सिटी में, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। दैट सॉर्ट रिन्यूअल ऑफ कैथोलिक और रोमन कैथोलिक थॉट practice within the Church of England in opposition to the Protestant tendencies of the church. इसके जो मुख्य मेंबर थे वो थे जॉन हेनरी न्यूमैन, गेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जॉन केवल एंड एडवर्ड प्यूसी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। आपका जो बी था चार्लोट मॉन्टे यानी नहीं थी वहाँ पर, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67.
द फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वाज इश्यूड इन। कॉमन प्रेयर की जो फर्स्ट बुक थी, पहली किताब कब इश्यू हुई थी, तो ये इश्यूड हुई थी 1549 इन 1549 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। और ये कब इश्यू हुई थी? इन द रेन ऑफ एडवर्ड 6। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। Which three Germanian tribes invaded Britons in the 5th century AD, bringing them to the root of modern English? यानी कि कौन सी 3 जर्मेनियन ट्राइब्स ने ब्रिटॉन्स पर चढ़ाई की थी 5th सेंचुरी एडी में, जिसके बाद जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश की जो जड़ें हैं वहाँ से ही उनकी शुरुआत हुई है। सो वो 3 ट्राइब्स थी, द ज्यूट, एंगल्स एंड सैक्सन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड? निम्न में से कौन सा मतलब कौन प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड से एसोसिएटेड नहीं है इन मेंबर्स में से? सो डीजी रोसेट्टी, क्रिस्टिना, जॉर्जिना रोसेट्टी, जॉन मिलेस, चार्ल्स रीड। सो चार्ल्स रीड is not member of pre-Raphaelite Brotherhood, so the right option will be D. चार्ल्स रीड प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड से एसोसिएटेड नहीं है, जबकि बाकी सही हैं और बाकी लोग। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म? निम्न में से कौन सी विशेषता क्लासिसिज्म की नहीं है? Its poetry is bred more in the head than in the heart. The language here tend to be still and standardized. French satirical models are their idols. The vocabulary used is colloquial and technical. So the vocabulary used is colloquial and technical. इसकी विशेषता नहीं है, सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये तीनों इस क्लासिसिज्म की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71। रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन। रिफॉर्मेशन वॉज एक प्रकार का आंदोलन था जो मतलब किस प्रकार का आंदोलन था? रिलीजियस आंदोलन था, लिटरेचर से संबंधित था ये, या पॉलिटिक्स से, या फिर एजुकेशन से? सो रिफॉर्मेशन एक प्रकार का रिलीजियस मूवमेंट था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। और इसके जो डोमिनेंट मतलब जो लीडर थे, मुख्य जो इसके नेता थे जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, वो थे मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। Who among the following are regarded as the precursor of the romantic age? रोमांटिक एज के प्रीकर्सर पोइट किसे माना जाता है इनमें से? सो ग्रे एंड कॉलिंस आर रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ग्रे एंड कॉलिन हैं। देखिए, द ग्रुप ऑफ प्रीकर्सर और रोमांटिसिज्म इंक्लूड जेम्स थॉमस, जॉन्स यंग, जॉर्ज क्रेब, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम ब्लैक anticipated romanticism, the transitional poet, as they stood between classical school of Pope and the romantic school. So ये सभी की सभी प्रीकर्सर पोइट हैं रोमांटिक एज के। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये यानी ये मूवमेंट है इधर और यहाँ इसके एसोसिएशंस दे रखे हैं। सो देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री से कौन संबंधित ये एसोसिएट हैं? रिचार्ड क्रैशो। सो ये सही है आपका। रिफॉर्मेशन से मार्टिन लूथर। रिफॉर्मेशन अभी मैंने बताया एक रिलीजियस मूवमेंट था जिसके अग्रणी नेता थे मार्टिन लूथर। और तीसरा है प्री रैफेलाइट मूवमेंट जिसके डीजी रोसेट्टी हैं। और नेक्स्ट है क्लासिसिज्म, वॉल्टर दे ले मारे। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 4 ओनली, क्योंकि वॉल्टर दे ले मारे बॉर्न ऑन अप्रैल 25, 1873 इन लंदन, कंसीडर्ड वन ऑफ मॉडर्न लिटरेचर चीफ एग्जाम्पलर्स ऑफ द रोमांटिक इमेजिनेशन। यानी कि ये रोमांटिक इमेजिनेशन से संबंधित हैं, क्लासिसिज्म से नहीं है। सो आपका जो 4 वाला है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो मूवमेंट हुए हैं मुख्य उनको देखिए और उनके एसोसिएशंस, जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री से संबंधित हैं जॉन डन, हेनरी वॉगम, एंड्रयू मार्वेल, जॉन क्लेवेन, अब्राहम कॉली, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचार्ड कैशियो।
एंड नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन की जो नेता हैं मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन। एंड नेक्स्ट है प्री रैफेलाइट मूवमेंट। इसके दंते गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमन हंट, जॉन एवरेट मेलिस, विलियम माइकल रोसेटी, क्रिस्टिना जॉर्जिना रोसेटी, ये इसके एसोसिएशंस हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस विटनेस एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री एट इट्स पीक, यानी कौन से एज में जो एपिक पोइट्री है अपनी चरम सीमा पर थी। सो क्लासिकल एज में ये जो एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री है ये अपने पीक पर थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्लासिकल एज। Classical is witness epic form of poetry at its peak. In the history of English literature, the time span from 1700 से 1745 is regarded as the classical age because the writer of this period demanded that they were classics of English literature. वो लोग समझते थे कि हम इंग्लिश लिटरेचर में क्या हैं, क्लासिक्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विच काइंड ऑफ प्लेज वर ड्रामाटाइज्ड allegories of the life of man, his temptation and sinning and his quest for salvation. So, किस प्रकार के प्लेस ड्रामाटाइज करते थे, एलोगरी, यानी एलोगरिकल प्लेस बेसिकली किसे माना जाता है। सो मॉरलिटी प्लेस काइंड ऑफ मॉरलिटी प्लेस काइंड ऑफ प्लेस वर ड्रामाटाइज एलोगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। जो इंसान है उसके जीवन की एलोगरीज को व्यक्त करते थे मॉरलिटी प्लेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मॉरलिटी प्लेस। And next है question number 76. Which of literary period does the most prolific novelist Charles Dickens belong to? So Charles Dickens belonged to Victorian age. So the right option will be C, Victorian period. Charles Dickens was a Victorian English novelist and social critic. And next है question number 77. देखिए next है question number 77. Each of the questions carries 1 mark. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ईच, इसका ग्रामेटिकल क्लास क्या है। सो ईच इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, प्रोनाउन। एंड ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। सो यहाँ भी आपको अंडरलाइन वर्ड ऑलवेज का ग्रामेटिकल क्लास बताना है। सो हियर ऑलवेज हैज़ बीन यूज्ड एज ए एडवर्ब। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एडवर्ब, जो कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन, यानी कि जो रेनेसा मूवमेंट था इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लिश लिटरेचर पर कौन सी सेंचुरी में दिखाई देता है। सो ये 16th सेंचुरी में इस पर फुल जो इम्पैक्ट है रेनेसा का वो देखा जा सकता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 16th सेंचुरी, यानी ये यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एडजेक्टिव फ्रेजेस। जो सेंटेंस में जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ किया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है। सो द बॉय विद द रेड स्लीव्स फेल टू द ग्राउंड, द बॉय हु इज स्माइलिंग इज माई फ्रेंड, द एलिफेंट विच इज चेन बिलोंग टू द टेम्पल, शी वॉट द हाउस विद द लार्ज पेंटेड ग्लास विंडो। सो ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ हुआ है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सेंटेंस 1 and 4 में यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पर द बॉय विद रेड स्लीव्स और यहाँ पर विद द लार्ज पेंटेड ग्लास हाउस। सो आपका 4 and 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन। इनमें से कौन सा वर्ड एक नाउन है। जैसे अराइव, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, अराइव, असेंबल, डिस्टर्बेंस एंड ऑब्जर्व। सो यहाँ पर अराइव, असेंबल एंड ऑब्जर्व ये तीनों एक वर्ब हैं, वाइल डिस्टर्बेंस इज अ नाउन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, डिस्टर्बेंस क्या है, एक नाउन है। सो आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द फॉलोइंग पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वी टी प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज।
सो आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को जिसमें इस पैटर्न को फॉलो किया गया है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वीटी प्लस सब्जेक्ट नाउन और प्लस पार्टिसिपल फ्रेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर एक जो ऑप्शन है इसमें एक मिस्टेक है। यहाँ पर जो वॉज है, वॉज की जगह यहाँ पर सो होना चाहिए था, क्योंकि जो वीटी है, वीटी का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। बाकी इस पैटर्न को कोई भी सेंटेंस यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, दे सॉ द थीफ रनिंग अवे, सब्जेक्ट वीटी नाउन प्रोनाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निम्न में से कौन सा वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल नहीं है? गुडनेस, लाफ्टर, स्लेवरी एंड ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल इज नॉट अ नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। बाकी सभी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है? जैसे गुडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाफ्टर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड स्लेवरी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड डी ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल इज नॉट अ नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। निम्न में से किस सेंटेंस में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन नहीं है? सो एलेक्सा थॉट द न्यू कैफे वुड बी चीप बट इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। My friend brother was injured in an accident and the police were incredibly helpful. And look at Sahil car, it has been completely destroyed. So the right option will be C. यहाँ पर completely के बाद verb का यूज़ हुआ है, adjective नहीं आया। So the right option will be C. बाकी सभी में यहाँ पर देखो ये extremely expensive adjective adverb का combination था, और यहाँ भी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डिफिकल्ट चाइल्ड स्कार्सली टच द ग्रीन वेजिटेबल ऑन हर प्लेट। सो यहाँ भी आपको अंडरलाइन जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। सो स्कार्सली इज एन एडवर्ब। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एडवर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कस्टमरली टेकन एज द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ रेनेसा। इनमें से कौन सा कंट्री में रेनेसा जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत हुई थी? सो रेनेसा मूवमेंट जो था वो इटली से स्टार्ट हुआ था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, और ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ मिडिल एज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म इन द ईयर। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना कब हुई थी? सो ये 1848 में हुई थी। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोइट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स फॉर्म इन द ईयर 1848 बाई दंते गैब्रियल रोसेट्टी। यानी कि ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ये कुछ 7 मेंबर्स का ग्रुप था, जिसमें कुछ पेंटर्स, पोइट्स और आर्किटेक्ट्स थे, जिसकी स्थापना 1848 में हुई थी दंते गैब्रियल रोसेट्टी के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, हु कॉल्ड नोवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज। सो हेनरी फील्डिंग कॉल्ड नोवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, who among the following was the first published black American poet? So Phyllis Wheatley was the first published black American poet. So the right option will be C. Next है क्वेश्चन नंबर 90, which war marked the beginning of British modernism? ब्रिटिश मॉडर्निज्म की शुरुआत किस वार से होती है? सो वर्ल्ड वार फर्स्ट के साथ ही ब्रिटिश मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। सो ये थे हमारे 90 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
और इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.